बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स टू सॉल्व सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस और उसके बाद एक्सरसाइज 3.5 के दो प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के तीन मेथड्स डिस्कस किए। Number 1 using matrices, number 2 using Cramer's rule, and number 3 using echelon and reduced echelon form. Students, homogeneous system of linear equations को solve करने के लिए इन तीन methods को हम one by one discuss करेंगे और देखेंगे कि इनकी limitations क्या हैं। Number 1 using मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, रिकॉल करें कि ये मैट्रिसेस मेथड क्या है। शाबाश। अगर आपको याद हो तो हम इस मेथड में मैट्रिक्स इक्वेशन बनाते हैं ax इज इक्वल टू b। अब ये ax और b क्या है ये भी रिकॉल कर लेते हैं। मैट्रिक्स a हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स को। यहां पर अगर हम मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट बनाएं, एग्जांपल के तौर पर अगर आप इस प्रॉब्लम को लें तो फर्स्ट रो होगी इस मैट्रिक्स की 1 -2 -1, सेकेंड रो होगी 1 1 5 और थर्ड रो होगी 2 -1 और 4। ये होगा हमारा मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। मैट्रिक्स x मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स होता है। यहां पर अननोन्स हैं x1 x2 और x3। ये एक कॉलम मैट्रिक्स होगा, यानी जिसका एक ही कॉलम होगा। और मैट्रिक्स b मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स होता है। यहां पर कांस्टेंट्स की वैल्यू है 0 0 और 0। अगर हम यहां पर इस मैट्रिक्स इक्वेशन को लिखेंगे तो मैट्रिक्स बी की जगह पर हम लिख देते हैं मैट्रिक्स ओ फॉर नल मैट्रिक्स। हम लिखेंगे सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैट्रिक्स इक्वेशन। अब ये मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होगी? ये होगी स्टूडेंट्स मैट्रिक्स इक्वेशन, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स एंड मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। O इज नल मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के अंदर है हमारे अननोन्स। हमें अननोन्स की वैल्यू चाहिए, मैट्रिक्स x की वैल्यू चाहिए। कैसे आएगी? शाबाश, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। जी, आपको याद है हम A इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। A इनवर्स प्री मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। A इनवर्स जब प्री मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट साइड पर तो A इनवर्स इंटू A विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें लेफ्ट साइड पर मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ x, यानी लेफ्ट साइड पर आ जाएगा x और राइट साइड पर आ जाएगा A इनवर्स इंटू O। यानी हमें मैट्रिक्स x मालूम करने के लिए A इनवर्स की जरूरत है। अब A इनवर्स का फॉर्मूला शाबाश रिकॉल करें। शाबाश। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। अब A इनवर्स मालूम करने के लिए A डिटर्मिनेंट की जरूरत है और चूंकि A डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में आ रहा है फॉर्मूला के अंदर, सो A डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, यानी A को नॉन सिंगुलर होना चाहिए। जब आप A इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे तो उसको आप नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूंकि ये नल मैट्रिक्स है, सो आपका जो फाइनल रिजल्ट है यानी मैट्रिक्स X जो है वो भी एक नल मैट्रिक्स आएगा। मैट्रिक्स X चूंकि नल मैट्रिक्स आएगा तो x1 की वैल्यू भी 0, x2 की वैल्यू भी 0 और x3 की वैल्यू भी 0। अब ये तीनों वैल्यूज जब 0 होती हैं तो हम इस सॉल्यूशन को एक खास नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल का मतलब ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, नॉट वर्थ रिमेंबरिंग, यानी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसको याद रखने की भी इनफैक्ट जरूरत नहीं है। सो हम यहां पर कंक्लूड करते हैं कि मैट्रिसेस मेथड सिर्फ और सिर्फ उस वक्त यूज किया जा सकता है जब A इनवर्स फाइंड आउट किया जा सके। अब A इनवर्स उस वक्त फाइंड आउट किया जा सकता है जब A डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, और जब A डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस का सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन ही अवेलेबल होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उस सिस्टम का एग्जिस्ट नहीं करता। सो कंक्लूड करते हैं
यूजिंग मैट्रिसेस मेथड को ये रेड कलर में मैं लिख रहा हूं ताकि आपको ये बात याद रहे। दिस मेथड कैन ओनली बी यूज्ड इफ ए डिटर्मिनेंट विल बी नॉन जीरो। जब ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तब ही आपके पास ए इनवर्स अवेलेबल होगा। जब ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो उस सूरत में हम कहेंगे कि देयर विल बी ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन अवेलेबल। दैट इज टू से देयर विल बी ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन अवेलेबल फॉर द सिस्टम। जब भी ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए, तो उस वक्त नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता होगा। स्टूडेंट्स, ये आ गई इस मैट्रिसेस मेथड की लिमिटेशन, यानी इसे हर केस में यूज नहीं किया जा सकता। आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। अगर ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो आप इस मेथड को यूज करते हुए ट्रिवियल सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ फाइंड आउट करने के काबिल होंगे। अब दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं, दैट इज क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल के फॉर्मूलाज थे जो हमने नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए पढ़े थे। शाबाश, ये भी रिकॉल करें। चलें, ये भी मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। सिंस x1 is equal to d1 over a determinant, x2 is equal to d2 over a determinant और x3 is equal to d3 over a determinant। ये है तीन फॉर्मूलास। अब a डिटर्मिनेंट तो आपको पता ही है, a यानी मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, उसका डिटर्मिनेंट। अब d1 भी आपको रिकॉल करवा देता हूं। ए डिटर्मिनेंट के अंदर अगर आप फर्स्ट कॉलम को 0 0 0 या कांस्टेंट्स जो अवेलेबल हो, कांस्टेंट्स के साथ अगर आप रिप्लेस कर दें तो d1 बन जाएगा। अब होमोजेनियस सिस्टम में ये कांस्टेंट 0 0 0 है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम में ये नॉन जीरो भी हो सकते हैं ये कांस्टेंट्स। सो d1 दोबारा सुन ले, ए डिटर्मिनेंट के अंदर फर्स्ट कॉलम को अगर आप कांस्टेंट्स के साथ रिप्लेस कर दें तो बन जाएगा d1, ये भी डिटर्मिनेंट होगा। अगर आप सेकंड कॉलम को कांस्टेंट्स के साथ रिप्लेस कर दें तो d2 बनेगा, और अगर आप थर्ड कॉलम को कांस्टेंट्स के साथ रिप्लेस कर दें तो d3 बनेगा। अब ये कांस्टेंट्स होमोजेनियस सिस्टम में चूंकि 0 0 0 हैं, सो आपको अगर याद हो डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज के, अगर कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो किसी डिटर्मिनेंट की जीरोस पर मुश्तमिल हो, पूरी की पूरी जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है। फर्स्ट कॉलम जीरोस पर मुश्तमिल होगा तो डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा। यहां पर सेकंड कॉलम जीरोस पर मुश्तमिल होगा, यहां पर भी डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा, और यहां पर थर्ड कॉलम जीरोस पर मुश्तमिल होगा। सो इस सूरत में भी आंसर d3 का जीरो आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो हमारे पास तीनों सूरतों में ए डिटर्मिनेंट है। अब डिवीजन बाय जीरो आप जानते हैं नॉट अलाउड। ए डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो होना चाहिए, तब ही आपके पास x1 x2 और x3 की वैल्यूज आएंगी। और चूंकि न्यूमिनेटर में हमेशा जीरो ही आना है, जीरो डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो नंबर विल ऑलवेज बी जीरो। सो यहां पर भी x1 x2 और x3 की 0 0 और 0 वैल्यूज आ जाएंगी, जो कि है ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगेन इस रूल के लिए भी, इस मेथड के लिए भी वही लिमिटेशन क्या है? दिस मेथड कैन ओनली बी यूज्ड इफ ए डिटर्मिनेंट विल बी नॉन जीरो। चूंकि ए डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में आ रहा है, दैट इज टू से देयर विल बी ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन अवेलेबल फॉर द सिस्टम। यानी क्रैमर्स रूल के लिए भी आप इसी लिमिटेशन को फॉलो करेंगे। स्टूडेंट्स, ये दो मेथड तो हो गए मेरे हिसाब से फेल, क्योंकि इनकी मदद से तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आ रहा है ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता हुआ तो ये दोनों मेथड्स फेल हो चुके हैं। ए डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास जीरो हो गया तो ये दोनों मेथड हो जाएंगे फेल। उस सूरत में हम क्या करेंगे? तो स्टूडेंट्स, हमारा जो तीसरा मेथड है एशेलॉन फॉर्म या रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, ये किसी भी सूरत में फेल नहीं होगा।
अगर आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो वो भी आपके सामने आ जाएगा, और अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं तो वो भी आपके सामने आ चुके होंगे। सो थर्ड मेथड डिस्कस करते हैं, दैट इज यूजिंग एशेलॉन एंड reduced echelon form। याद रखिएगा, ये जो मैंने लिमिटेशन लिखी ये मैट्रिसेस मेथड और क्रैमर्स रूल दोनों के लिए है। अब एशेलॉन एंड रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसके बारे में मैं सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट आपको लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। दिस मेथड कैन बी यूज्ड इन एनी सिचुएशन। सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन हो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो, जो भी होगा, ये जो मेथड है इसकी मदद से हम फाइंड आउट बआसानी कर लेंगे। स्टूडेंट्स, हम इसी मेथड को यूज करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4। स्टेटमेंट इज सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। इस प्रॉब्लम के बुनियादी तौर पर 3 पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं थर्ड पार्ट। अगर आपने इसे अच्छे अंदाज में समझ लिया तो आप फर्स्ट 2 पार्ट्स को बआसानी खुद सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि क्या यह वाकई सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस है? शाबाश, चेक करें। क्या फर्स्ट इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है? यहां पर भी पावर 1, यहां पर भी पावर 1, यहां पर भी पावर 1, इसका मतलब है ये लीनियर इक्वेशन है, और कांस्टेंट है 0, सो ये होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह सेकंड और थर्ड इक्वेशन भी होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब है कि अगर ये तीनों इक्वेशंस होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं तो ये पूरा सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस कहलाएगा। अगर एक भी इक्वेशन नॉन होमोजेनियस हो तो हम सिस्टम को होमोजेनियस नहीं कह सकते। अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एशेलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं एशेलॉन फॉर्म की मदद से। हम इस सिस्टम को मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्टिंग सिस्टम इनटू मैट्रिक्स इक्वेशन। अब सबसे पहले हमारा आता है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स या इवन मैट्रिक्स इक्वेशन बनाने से पहले सबसे पहला चेक ये है कि आप ये देखें कि क्या तीनों इक्वेशंस में सीक्वेंस एक जैसा है। सबसे पहले x1 वाली टर्म्स, फिर x2 वाली टर्म्स, फिर x3 वाली टर्म्स इक्वल टू कांस्टेंट्स। अगर कोई अननोन मिस होगा तो हम उसके कोएफिशिएंट के तौर पर 0 को शामिल करेंगे, हम उसे भूलेंगे नहीं। अब यहां पर अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो कोएफिशिएंट्स हैं 1, -2, -1, 1, -2, -1, 1, 1, 5, 2, -1, 4, साथ इसके आएगा मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स x1, x2 और x3। x1, x2 और x3 ये हैं हमारे 3 अननोन्स। x, y और z भी हो सकते थे। इज इक्वल टू हमारे पास यहां पर आ जाएगा मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स 0, 0 और 0, यानी नल मैट्रिक्स। एशेलॉन फॉर्म या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म का जो मेथड है वो यूज करने के लिए हम बनाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? हम मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स के साथ अपेंड कर देते हैं मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स को। आइए बनाते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स।
augmented matrix will be 1 minus 2 minus 1 matrix of coefficients की first row, 1 1 5 second row, 2 minus 1 4 third row, और कांस्टेंट्स की का कॉलम ये 0 0 0। स्टूडेंट्स, ये बन गया हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। हमने इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एशेलॉन फॉर्म के में कन्वर्ट करने के लिए इनफैक्ट हम सबसे पहले फर्स्ट रो को देखेंगे कि फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट इस वक्त 1 है या नहीं, और यहां पर बोनस के तौर पर पहले ही 1 मौजूद है। अब हम इस 1 की मदद से यहां पर 0 बनाएंगे और यहां पर 0 बनाएंगे। अब यहां पर 0 बनाने के लिए शाबाश, रो ऑपरेशन क्या होगा? हम रो ऑपरेशंस बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं जी। इस 1 को यूज करते हुए हमने यहां पर 0 बनाना है। सो रो ऑपरेशन होगा R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 हो जाएगा यहां पर 0। और यहां पर 0 बनाने के लिए क्या होगा कि हम रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में से सबट्रैक्ट करेंगे। सो हम यहां पर ऑपरेशंस लिखते हैं बाय R2 माइनस R1 और R3 माइनस 2R1, और लेफ्ट साइड पर हम लिखेंगे रो इक्विवेलेंट। फर्स्ट रो एज इट इज हम कॉपी कर देंगे, 1 माइनस 2 माइनस 1 और 0। अब R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 विल बी 0, 1 माइनस माइनस 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहां पर आ जाएगा 3, 5 माइनस माइनस 1 तो ये आ जाएगा 6, 0 माइनस 0 विल बी 0। अब R3 माइनस 2R1, 2 1s are 2, 2 माइनस 2 विल बी 0, 2 मल्टीप्लाई किया माइनस 2 के साथ तो ये आ गया माइनस 4, माइनस 1 में से इसे सबट्रैक्ट करना है, माइनस 1 में से सबट्रैक्ट करना है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 माइनस 1 विल बी 3, 2 इंटू माइनस 1 विल बी माइनस 2, और 4 में से इसे सबट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 प्लस 2 विल बी 6, और यहां पर 2 0 0, 0 माइनस 0 विल बी 0। अब हमें नेक्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट 1 बनाना है, यानी यहां पर हमें अब 1 चाहिए। अब यहां 1 बनाने के लिए हम पूरी रो को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर 1 बन जाएगा और यहां पर भी फ्रैक्शन ही आएगी चूंकि यहां पर है 6। सो हम यहां पर लिखेंगे बाय 1/3 R2, रो इक्विवेलेंट फर्स्ट रो एज इट इज 1 माइनस 2 माइनस 1 0, 0 divided by 3 will be 0, 3 divided by 3 will be 1, 6 divided by 3 will be 2, और 0 divided by 3 will be 0, 0 3 6 0। अब इस 1 की मदद से हमें यहां पर 0 बनाना है। क्या करेंगे कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी R3 माइनस 3R2, ये होगा हमारा ऑपरेशन। फर्स्ट रो आप एज इट इज कॉपी कर देंगे, 1 माइनस 2 माइनस 1 और 0, 0 1 2 0। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम R2 को और R3 में से सबट्रैक्ट करेंगे, 3 0 0, 0 माइनस 0 विल बी 0, 3 1s are 3, 3 minus 3 will be 0, 3 2s are 6, 6 minus 6 will be 0, 3 0 0, 0 minus 0 will be 0। स्टूडेंट्स, क्या ये एशेलॉन फॉर्म बन चुकी? द आंसर इज यस। आप कंडीशंस कंफर्म करें। सबसे पहले, क्या हर रो का लीडिंग एलिमेंट 1 है?
यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर अब लीडिंग एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, कोई नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, सो ये बात यहां पर अप्लाई नहीं होगी। दूसरी बात, ऊपर वाली रो का लीडिंग एलिमेंट नीचे वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से लेफ्ट साइड पर है, द आंसर इज यस। और तीसरी बात, जीरो रो अगर एग्जिस्ट करे तो उसे बॉटम पर होना चाहिए, और यहां पर जीरो रो बिल्कुल बॉटम पर मौजूद है। स्टूडेंट्स, अगर हम इस सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के लिए ए डिटर्मिनेंट मालूम करते, यानी मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट मालूम करते, तो वो जीरो आना था। जीरो आने की सूरत में हम जानते हैं कि उस सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता होगा। सो इस सिस्टम का अब आने जा रहा है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हम इस केस में किस तरह मालूम करेंगे? आप इस मैट्रिक्स को, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को दोबारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दें। आप जानते हैं कि ये जो फर्स्ट कॉलम है ये x1 के कोएफिशिएंट्स हैं, ये x2 के कोएफिशिएंट्स हैं, ये x3 के कोएफिशिएंट्स हैं, और ये हैं कांस्टेंट्स। हम यहां लिखेंगे कन्वर्टिंग मैट्रिक्स इनटू इक्वेशंस। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी? 1x1 यानी x1 माइनस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। यहां पर 0x1 तो ये टर्म एलिमिनेट, x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन होगी 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को लिखने का कोई फायदा नहीं होगा, हम इन्हीं दो इक्वेशंस पर काम करते हैं। इसे नाम दे देते हैं 1 का और इसे नाम दे देते हैं 2 का। अब स्टूडेंट्स, हम इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। आप अगर सेकेंड इक्वेशन को देखें तो इसमें से हम x2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x3 मालूम कर सकते हैं। वो वैल्यू हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। यहां से x2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2x3। इस वैल्यू को पुट कर देते हैं 1 में, पुटिंग इन 1। इक्वेशन 1, x1 माइनस 2, x2 की वैल्यू माइनस 2x3 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जार 4, x3 माइनस x3 इट विल बी 3x3। दूसरी तरफ जाकर यह बन जाएगा माइनस 3x3। स्टूडेंट्स, एक वैल्यू हमारे पास आ गई ये x1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x3 और दूसरी वैल्यू आ गई x2 की इन टर्म्स ऑफ x3। अब x3 किधर है? स्टूडेंट्स, x3 आजाद है। x3 कोई भी वैल्यू ले सकता है सेट ऑफ रियल नंबर में से। आप x3 की कोई भी वैल्यू यहां पर पुट करें, यहां पर पुट करें, आपको x1 और x2 की वैल्यूज मिल जाएंगी। यानी x1 और x2 की वैल्यूज डिपेंड कर रही हैं इनफैक्ट x3 पर, और x3 सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है। अगर हम x3 को t का नाम दे दें, t एक पैरामीटर है, अगर हम t का नाम दे दें और t के बारे में हम कह दें कि ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो x1 और x2 की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ t लिखी जा सकती हैं। हम कहते हैं लेट x3 is equal to t where t belongs to set of real numbers, then हमारे पास x2 बन जाएगा x2 is equal to minus 2t और x3 बन जाएगा, सॉरी x1 बन जाएगा minus 3t। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये तीन वैल्यूज हासिल हुई x1, x2 और x3 की, और इनफैक्ट ये तीन वैल्यूज नहीं है स्टूडेंट्स, ये तीन वैल्यूज इनफैक्ट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस जो इनफाइनाइट हैं नंबर्स में, उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब ये इनफाइनाइट कैसे हैं? आप t की वैल्यू अगर 0 कंसीडर करेंगे तो x3 0, x2 भी 0 हो जाएगा और x1 भी 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब अगर आप t की वैल्यू को 1 कंसीडर करें, यहां पर 1, यहां पर 1 करेंगे तो x2 की वैल्यू बन जाएगी -2 और x1 की वैल्यू बन जाएगी -3।
ये आपके पास एक सोल्यूशन होगा। अगर आप t की वैल्यू को 2 कर दें, x3 की वैल्यू 2, यहां पर बन जाएगा -2 इंटू 2 विल बी -4, और यहां पर -3 इंटू 2 विल बी -6। ये आपके पास एक और सोल्यूशन होगा। और t की वैल्यूज आप सेट ऑफ रियल नंबर से बदलते चले जाएं, आपके पास हर दफा एक नया सोल्यूशन हासिल होगा। हमने डिस्कस किया था कि जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, ये इनफाइनाइट इन नंबर्स होते हैं, और यहां पर ये बात वाज़ेह हो रही है। आप किसी भी सॉल्यूशन को सिस्टम के अंदर जाकर किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। स्टूडेंट्स, इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5। इस प्रॉब्लम के दो पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं सेकंड पार्ट। स्टेटमेंट दोनों पार्ट्स के लिए सेम है। स्टेटमेंट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। ऑल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। स्टूडेंट्स, पहले जरा ये देखें कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस किस टाइप का है। ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस? द आंसर इज, चूंकि कांस्टेंट्स 0 हैं, ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अब स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस देखें स्टेटमेंट का। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए लैम्डा की वो वैल्यू या वैल्यूज मालूम करनी है कि जिनके लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हों। स्टूडेंट्स, जरा रिकॉल करें कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के लिए जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हो, उसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस कब एग्जिस्ट करते हैं? शाबाश। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि अगर मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स जिसका नाम हम a रखते हैं, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उस सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। अब हम यहां पर, चूंकि हमें कहा गया कि वैल्यू ऑफ लैम्डा मालूम करें कि जिसके लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हों, सो हम मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 खुद कंसीडर करके लैम्डा की वैल्यू मालूम करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हम यहां लिखेंगे हियर मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स इज। अब मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स का हम नाम रखते हैं इनफैक्ट A। मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स बनाने से पहले आप ये देख लें कि क्या तीनों इक्वेशंस के अंदर अननोन्स का सीक्वेंस सेम है। पहले x1 वाली टर्म्स, फिर x2 वाली टर्म्स, फिर x3 वाली टर्म्स इक्वल टू 0। अगर कोई अननोन मिस हो तो हम उसके कोएफिशिएंट के तौर पर 0 लाजमी लिखेंगे अपने मैट्रिक्स A के अंदर। 1 4 लैम्डा, 2 1 -3, 3 लैम्डा -4। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। अब हम लिखेंगे अपनी कंडीशन। हम लिखेंगे सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैव non-trivial solutions if A determinant is equal to 0। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब A का डिटर्मिनेंट 0 हो। अब हम A का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं। हम लेफ्ट साइड पर बना लेते हैं A का डिटर्मिनेंट 1 4 लैम्डा, 2 1 -3, 3 लैम्डा -4। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट को हमने करना है इवैल्यूएट, और हम सिंपल स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे। हम इसे
फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर देते हैं। एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट रो, अब यहां पर आप प्लस लगा लें, यानी स्टार्ट होगा पॉजिटिव, उसके बाद माइनस, उसके बाद फिर प्लस। सबसे पहले हम लिखेंगे 1। अब 1 की रो और 1 का कॉलम छोड़ देंगे और हमारा ये डिटर्मिनेंट बनेगा, दैट इज 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 4, उसके बाद माइनस 4 की रो और 4 का कॉलम छोड़ देंगे, 2 माइनस 3 और 3 माइनस 4, उसके बाद है हमारे पास लैम्डा। लैम्डा की रो और लैम्डा का कॉलम छोड़ेंगे, 2 1 3 लैम्डा इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब हम ये डिटर्मिनेंट्स एवेल्युएट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई होने से कुछ नहीं होगा, इनफैक्ट हम इसे सॉल्व करते हैं इस डिटर्मिनेंट को। 1 इंटू माइनस 4 विल बी माइनस 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 इंटू लैम्डा विल बी 3 लैम्डा माइनस 4, 2 इंटू माइनस 4 विल बी माइनस 8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 3s आर 9 प्लस लैम्डा, 2 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। माइनस 4 प्लस 3 लैम्डा माइनस माइनस, इनफैक्ट 9 माइनस 8 विल बी 1, 1 इंटू 4 विल बी 4 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा के साथ हुआ कैंसल, माइनस 4 विल बी माइनस 8, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा 8, सो 2 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 8, लैम्डा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4, और लैम्डा की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, दैट विल बी, दोबारा सुन लें, 8 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 4। अब स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस 2, हमारे पास दो लैम्डा की वैल्यूज आ जाएंगी। स्टूडेंट्स, हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई। इन दो वैल्यूज के लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे होंगे। दूसरी लाइन में हमें कहा गया ऑल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब हम लैम्डा की वैल्यू 2 और उसके बाद माइनस 2 कंसिडर करते हुए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। हम पहले स्टार्ट लेंगे लैम्डा की वैल्यू 2 से। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2 हम बना रहे हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। हमारे पास मैट्रिक्स ए था स्टूडेंट्स 1 4 लैम्डा, यानी ये इसकी फर्स्ट रो थी 1 4 और लैम्डा की जगह पर आ गया 2। सेकेंड रो 2 1 माइनस 3 और थर्ड रो 3 लैम्डा माइनस 4, 3 लैम्डा की जगह पर 2 और माइनस 4, और यहां पर आ जाएगा 0 0 और 0, चूंकि ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है। स्टूडेंट्स, हमें इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को अब एशेलॉन फॉर्म की मदद से सिंप्लीफाई करना है। यहां पर हमारे पास अगेन 1 मौजूद बोनस के तौर पर। अब इस 1 की मदद से हमें यहां पर बनाना है 0 और यहां पर बनाना है 0। यहां पर 0 बनाने के लिए क्या करेंगे? शाबाश, हम करेंगे R2 माइनस 2R1, यानी फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इस रो में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यहां पर 0 बनाने के लिए R3 माइनस 3R1। सो हम ये दो ऑपरेशंस लिखते हैं बाय R2 माइनस 2R1 और R3 माइनस 3R1, और यहां पर हम लिखेंगे रो इक्विवेलेंट का साइन। अब फर्स्ट रो एज इट इज कॉपी कर दें, 1 4 2 और 0।
यहां पर अब 2 1s are 2, 2 minus 2 will be 0. 2 4s are 8, 1 minus 8 will be minus 7. 2 2s are 4, minus 3 minus 4 will be minus 7. 2 0 0, 0 minus 0 will be 0. 3 1s are 3, 3 minus 3 will be 0. 3 4s are 12, 2 minus 12 will be minus 10. 3 2s are 6, minus 4 minus 6 will be minus 10. और 3 0 0, 0 minus 0 will be 0. ये हमारी सेपरेशन. अब स्टूडेंट्स हमें यहां पर 1 बनाना है. यहां पर 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं जी? बहुत आसान स्टेप. हम -7 से इस पूरी रो को डिवाइड कर सकते हैं. सो हम यहां पर एक्शन लिखेंगे बाय 1 ओवर -7 R2 और रो इक्विवेलेंट लिखकर यहां पर हम दोबारा से ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मॉडिफाइड फॉर्म में लिखेंगे. फर्स्ट रो एज इट इज 1 4 2 और 0. 0 डिवाइडेड बाय -7 विल बी 0. -7 डिवाइडेड बाय -7 विल बी 1, अगेन 1 और यहां पर 0. 0 -10 -10 और 0. अब स्टूडेंट्स हमें इस 1 की मदद से यहां पर 0 बनाना है. क्या करेंगे? माइनस पहले मौजूद है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें ऐड कर दें तो यहां पर बन जाएगा 0. हमारा एक्शन होगा R3 प्लस 10R2. ये एक्शन हम लिखते हैं और देन परफॉर्म करते हैं. R3 प्लस 10R2 रो इक्विवेलेंट. फर्स्ट रो एज इट इज 1 4 2 0. उसके बाद 0 1 1 0. अब सेकेंड रो को 10 से मल्टीप्लाई करके हमने थर्ड रो में ऐड करना है. 10 0 0, 0 प्लस 0 विल बी 0. 10 1s are 10, minus 10 plus 10 will be 0. 10 1s are 10, minus 10 plus 10 will be 0 again. और 10 0 0, 0 plus 0 will be 0. स्टूडेंट्स हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका. अब यहां पर आपको एक और बात रिकॉल करवाता हूं. आप मुझे ये बताएं कि ये जो मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स ए का इक्विवेलेंट है, इसका रैंक क्या है इस वक्त? शाबाश. रैंक क्या है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज व्हेन अ मैट्रिक्स इज कन्वर्टेड इनटू एशेलॉन फॉर्म. ये मैट्रिक्स ए का इक्विवेलेंट है. ये फर्स्ट 3 कॉलम्स. इसका रैंक है इस वक्त 2 क्योंकि नॉन जीरो रोज की तादाद है इसके अंदर 2. अब अगर हम पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक देखें तो वो भी 2 है. रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स जहां पर है 3. जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल हो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, लेकिन ये दोनों लेस हो नंबर ऑफ अननोन से, तो उस सूरत में होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं. ये हमने पढ़ा था और ये यहां पर वेरीफाई हो रहा है. और ये हम पहले देख चुके हैं कि मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट 0 आ चुका है. सो स्टूडेंट्स हम यहां पर इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से अगेन बनाएंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. हम यहां लिखते हैं कन्वर्टिंग इनटू इक्वेशंस. आपको याद होना चाहिए कि ये फर्स्ट कॉलम जो है ये x1 के कोएफिशिएंट्स हैं, ये x2 के कोएफिशिएंट्स हैं और ये x3 के कोएफिशिएंट्स हैं. सो यहां पर हम लिखेंगे x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 0x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0. और थर्ड इक्वेशन 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 इज इक्वल टू 0. इसको लिखने का कोई फायदा नहीं. आप इन दो इक्वेशंस को नाम दे दें 1 और 2 का. अब स्टूडेंट्स हमें इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है.
हम इस इक्वेशन में से x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x3। हमें यहां पर वैल्यू मिलेगी x2 इज इक्वल टू माइनस x3। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x1 प्लस 4, x2 की जगह पर माइनस x3 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया माइनस 4x3। माइनस 4x3 प्लस 2x3 विल बी माइनस 2x3। दूसरी तरफ जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो x1 इज इक्वल टू 2x3। अब x2 भी डिपेंडेंट है x3 पर, x1 भी डिपेंडेंट है x3 पर। अब x3 क्या है स्टूडेंट्स? x3 हम लेट करेंगे कि ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है, यानी इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। x3 की बुनियाद पर आप x1 और x2 फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहां लेट करते हैं, लेट x3 इज इक्वल टू t, वेयर t बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ये हमारी पहली वैल्यू आ गई। x3 की वैल्यू है t और t कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसको आप x1 में पुट करेंगे तो x1 हमारे पास बन जाएगा 2t, x3 की जगह पर आ गया t, और x2 में पुट करेंगे तो x2 इज इक्वल टू माइनस t आ जाएगा। स्टूडेंट्स, लैम्डा की वैल्यू 2 के लिए ये हमें मिल चुके हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। अब ये इनफाइनाइट कैसे हैं? t बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से। आप t की वैल्यू सेट ऑफ रियल नंबर से कोई भी चूज कर सकते हैं। फर्ज किया अगर आप 1 चूज करें तो x3 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और x2 की वैल्यू हो जाएगी -1। ये एक सेट ऑफ सॉल्यूशंस होगा। आप इसे इस सिस्टम की किसी भी इक्वेशन में जाके पुट करें, वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अगर आप t की वैल्यू चेंज करेंगे तो उसकी बेस पर एक नया सॉल्यूशन हासिल होगा। हर t की वैल्यू के लिए एक नया सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, हमने अभी सॉल्व किया है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लैम्डा की वैल्यू 2 के लिए। लैम्डा की वैल्यू -2 आप इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में यहां पर -2 और यहां पर -2 पुट करके दोबारा एशलॉन फॉर्म यूज करते हुए खुद सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा जो इस प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट है वो भी आप बासानी खुद सॉल्व कर सकते हैं। वो इसकी निस्बत काफी सिंपल है। यहां पर इस लेक्चर का भी इख्तिताम हुआ और चैप्टर 3 का भी इख्तिताम हुआ। अब आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको एक बात फिर याद करवा दूं कि सेल्फ डन इज वेल डन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।